जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDE 143 प्रेमचंद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसे परचेज करना चाहते हैं तो आप 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गैस पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के आप लोग यहाँ से गैस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे BHDE 143, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर एग्जाम के लिए आपका गैस पेपर आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों का परिचय दीजिए। तो हिंदी उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें हिंदी उर्दू कथा साहित्य का यथार्थवादी शिल्पकार कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से भारतीय समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की। उनके उपन्यास केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज सुधार और मानवीय मूल्यों की स्थापना का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विशेष रूप से किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों और मध्यम वर्ग की समस्याओं को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए हैं। उनके पात्र काल्पनिक न होकर हमारे आसपास की सामान्य लोग प्रतीत होते हैं। गरीबी, शोषण, सामाजिक अन्याय, रूढ़ियां, दहेज प्रथा, जातिवाद, औपनिवेशिक व्यवस्था और नैतिक पतन जैसे विषय उनके उपन्यास में बार बार सामने आते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वे जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए हैं। उनके पात्र काल्पनिक न होकर हमारे आसपास के सामान्य लोग से प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी, शोषण, सामाजिक अन्याय जैसे बहुत सारी कुप्रथाओं को जो है अपने उपन्यास का केंद्र बनाया है। अब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास। तो सबसे पहला उपन्यास है गोदान। यह प्रेमचंद का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। इसमें भारतीय किसान होरी की दयनीय स्थिति, उसकी छोटी छोटी आकांक्षाएं और सामंती तथा औपनिवेशिक शोषण का मार्मिक चित्रण है। यह उपन्यास किसान जीवन का यथार्थ दस्तावेज है। इसके बाद उनका दूसरा उपन्यास है गबन। उपन्यास मध्यम वर्ग की मानसिकता को दर्शाता है। इसमें आभूषणों और दिखावे की लालसा के कारण होने वाले नैतिक पतन और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। यह उपन्यास बताता है कि भौतिक इच्छाएं व्यक्ति को किस प्रकार गलत रास्ते पर ले जाती है। इसके बाद है निर्मला। तो निर्मला एक सामाजिक समस्या प्रधान उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह जैसी कुरीतियों का चित्रण है। यह उपन्यास स्त्री शोषण और नारी की पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है। इसके बाद है सेवा सदन। तो सेवा सदन प्रेमचंद का आरंभिक उपन्यास है जो वैश्यावृत्ति और मध्यम वर्ग के नैतिक पतन की समस्या पर आधारित है। इसमें यह दिखाया गया है कि सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार एक स्त्री को पतन की ओर धकेल देती हैं। इसके बाद उनका अगला उपन्यास है रंगभूमि। तो रंगभूमि राजनीतिक और सामाजिक चेतना से भरपूर उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र सूरदास के माध्यम से औद्योगिकरण, पूंजीवाद और मानवता के संघर्ष को दर्शाया गया है। इसके बाद है कर्मभूमि उपन्यास। तो कर्मभूमि में किसानों, दलितों और शोषित वर्गों के अधिकारों तथा उनके संघर्षों का चित्रण है। ये उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक जागरण की भावना से ओतप्रोत है। इसके बाद है प्रेमाश्रम में जमींदार किसान संबंधों और ग्रामीण जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें शोषण के विरुद्ध संघर्ष की भावना दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमने प्रेमचंद के अलग अलग उपन्यास देखे, उसमें क्या बताया गया है वो सारी चीजें यहाँ पे हमने देख ली हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों की सामान्य विशेषताएं।
प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है यथार्थवाद। उन्होंने आदर्शवाद से हटकर समाज की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया। उनके उपन्यासों में सामाजिक सरोकार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वे दलितों, स्त्रियों और गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। उनकी भाषा सरल, सहज और लोक भाषा से जुड़ी हुई है, जिससे उनके उपन्यास जन सामान्य तक आसानी से पहुंचते हैं। तो प्रेमचंद के उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है यथार्थवाद। क्या है? यथार्थवाद, यानी कि जो वर्तमान में चीजें चल रही थी वही चीजें उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। अंततः कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के उपन्यास हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। वे केवल कथाएं नहीं, बल्कि अपने समय के भारतीय समाज का दर्पण हैं। उनके उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास को नई दिशा दी और उसमें नव जीवन को जोड़ दिया। यही कारण है कि प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है कि प्रेमचंद के उपन्यासों का परिचय दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने उपन्यास का इंट्रोडक्शन लिखा। इसके बाद हमने प्रेमचंद के कुछ प्रमुख उपन्यास देखे। इसके बाद हमने उपन्यास की कुछ सामान्य विशेषताएं देखी। इसके बाद हमने निष्कर्ष लेकर अपना उत्तर समाप्त कर दिया। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, सेवा सदन के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपका है, सेवा सदन के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यानी जो सेवा सदन उपन्यास है उसमें जो प्रमुख पात्र हैं उनकी हमको यहाँ पर चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। तो सेवा सदन प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का एक यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें समाज की कुरीतियों, दहेज प्रथा, नारी शोषण, नैतिक पतन और आत्म सुधार का सजीव चित्रण मिलता है। उपन्यास के प्रमुख पात्र अपने अपने जीवन संघर्षों के माध्यम से सामाजिक विकृतियों को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुमन के बारे में, जो इस उपन्यास की मुख्य नायिका है। तो सुमन उपन्यास की केंद्रीय पात्र हैं। वह उच्च वर्ग में पली बड़ी होने के कारण विलासी और महत्वाकांक्षी स्वभाव की है। उसका विवाह निर्धन गजाधर से हो जाता है, जहां उसे अपेक्षित सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती। पति के अत्याचार और समाज के आशयों के कारण वह असहाय और मजबूर होकर वैश्यावृत्ति की ओर धकेल दी जाती है। हालांकि सुमन पूरी तरह नैतिक रूप से पतित नहीं होती है। उसमें आत्मसम्मान और पश्चाताप की भावना जीवित रहती है। अंततः वह अपने जीवन की गलतियों से सीख लेकर सेवा सदन की स्थापना करती है और पतित स्त्रियों के उद्धार में लग जाती है। इस प्रकार सुमन का चरित्र पतन से उत्थान की प्रेरक यात्रा प्रस्तुत करता है। इसके बाद दूसरा पात्र है गजाधर, जिसे गजानंद या फिर सुमन का पति कहते हैं। तो गजाधर सुमन का पति है, जो कमजोर और कर्तव्यहीन व्यक्ति के रूप में चित्रित हुआ है। गरीबी के कारण वह पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता और धीरे धीरे क्रूर तथा निराश हो जाता है। गुस्से और असफलता में वह सुमन को घर से निकाल देता है। बाद में जब उसे सुमन के पतन का पता चलता है तो उसे गहरा पश्चाताप होता है। वह संसार त्याग कर सन्यासी बन जाता है और अपना नाम गजानंद रख लेता है। सेवा और त्याग का मार्ग अपनाकर वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। उसका चरित्र आत्मग्लानि और सुधार का प्रतीक है। इसके बाद तीसरा पात्र है सदन, यानी कि सुमन का प्रेमी या फिर हम लोग संरक्षक कह सकते हैं। सदन एक दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति है। एक ओर वह अपनी वासनाओं में लिप्त है और वैश्याओं के पास जाता है, दूसरी ओर उसमें संवेदनशीलता और जिम्मेदारी भी है। वह सुमन की पीड़ा को समझता है और बाद में उसकी बहन शांता के प्रति सच्चा प्रेम दिखाता है। अपनी गलतियों को स्वीकार कर वह प्रायश्चित और सुधार मार्ग चुनता है। सदन का यह चरित्र दर्शाता है कि व्यक्ति गलतियों के बावजूद आत्म सुधार कर सकता है। इसके बाद है शांता, यानी कि सुमन की छोटी बहन। तो शांता सरल, भोली और संवेदनशील स्वभाव की है। वह सुमन के त्याग और संघर्ष को समझती है। सदन के साथ जीवन बिताने का निर्णय लेकर वह सुमन के लिए सहयोगी बनती है। शांता सुमन के साथ मिलकर सेवा सदन के कार्यों में भाग लेती है, जिससे उसका चरित्र त्याग और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके बाद पांचवा पात्र है उमानाथ, यानी कि सुमन का मामा। उमानाथ सुमन का मामा है, जो दहेज लोभी और असंवेदनशील व्यक्ति है। वह धन के लालच में सुमन का विवाह एक अनुपयुक्त व्यक्ति से करा देता है। उसकी यह सोच सुमन के जीवन को अंधकार में बना देती है। उमानाथ का चरित्र समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और स्वार्थी मानसिकता का प्रतीक है।
तो यहाँ पर हमने अलग अलग जो पात्र थे उनके हमने यहाँ पर चित्रण को देख लिया है कि उनके अंदर कौन सी विशेषताएं थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। सेवा सदन के सभी प्रमुख पात्र समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। सुमन का संघर्ष, गजाधर का पश्चाताप, सदन का सुधार, शांता का त्याग, उमानाथ का स्वार्थ, ये सभी प्रेमचंद के यथार्थवादी दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि सामाजिक बुराइयों के बीच भी आत्म सुधार और सेवा का मार्ग संभव है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी की भाषा की विशेषताओं पर उदाहरण सहित विचार कीजिए। यानी जो आपकी ईदगाह कहानी है उसकी जो भाषा है उसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी कथा साहित्य में मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह अपनी सरल, स्वाभाविक और भावनात्मक भाषा के कारण अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इस कहानी की भाषा केवल कथा वस्तु को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि पात्रों के मनोविज्ञान, ग्रामीण जीवन की सच्चाई और मानवीय मूल्यों को भी गहराई से उजागर करती है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से ईदगाह की भाषा की प्रमुख विशेषताओं पर विचार किया जा सकता है। तो सबसे पहली विशेषता है सरल और स्वाभाविक भाषा। ईदगाह की भाषा आम बोलचाल के बहुत निकट है। प्रेमचंद ने कठिन और क्लिष्ट शब्दों से बचते हुए सामान्य जन की समझ में आने वाले भाषा का प्रयोग किया है। इससे कहानी सहज और प्रभावी बन जाती है। के लिए मेले में दुकानदार और हामिद के बीच बातचीत, बिकाऊ है कि नहीं, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है, वाक्य सीधे ग्रामीण बोलचाल भाषा से लिए गए लगते हैं। इसके बाद है हिंदी उर्दू का सुंदर मिश्रण यानी कि द्विभाषी शैली। यह कहानी मूलतः उर्दू में लिखी गई थी, इसलिए इसकी भाषा में उर्दू का स्वाभाविक प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी रूपांतरण में भी यूं ही इख्तिलाफ और पर जैसे शब्द कहानी को जीवंत और प्रामाणिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, यह वाक्य हिंदी होते हुए भी उर्दू की कोमलता को दर्शाता है। इसके बाद है संवादात्मक शैली। कहानी के संवाद छोटे, सटीक और भावपूर्ण हैं। ये संवाद पात्रों की आर्थिक स्थिति, मासूमियत और आपसी संबंधों को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हामिद और उसके दोस्तों के बीच खिलौनों को लेकर होने वाली बातचीत बच्चों की सोच और तुलना की प्रवृत्ति को उजागर करती है। इसके बाद है वर्णनात्मक और संवेदनात्मक भाषा। प्रेमचंद ने ग्रामीण परिवेश, ईद के मेले, दुकानों और बच्चों की चहल पहल का सजीव चित्र खींचा है। पाठक स्वयं को मेले के बीच खड़ा हुआ महसूस करता है। उदाहरण के लिए हामिद के मन में चिमटा खरीदते समय दादी के जलते हाथों की कल्पना का वर्णन अत्यंत मार्मिक होता है। इसके बाद सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण। भाषा के माध्यम से पात्रों के मन की स्थिति को बड़ी सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया है। हामिद का खिलौना की जगह चिमटा खरीदना उसके त्याग, समझदारी और परिपक्वता का प्रतीक है। उदाहरण के लिए हामिद का सोचना कि चिमटे से दादी के हाथ नहीं जलेंगी उसकी भावनात्मक गहराई को दिखाता है। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। कहानी में बिल्कुल तीन कौड़ी के जैसे मुहावरे भाषा में सजीवता और प्रभाव पैदा करते हैं। इससे कथन अधिक व्यंजक बनता है। इसके बाद प्रतीकात्मकता। भाषा के माध्यम से प्रतीकों का गहरा अर्थ उभरता है। चिमटा केवल एक वस्तु नहीं बल्कि त्याग, निस्वार्थ प्रेम और उपयोगिता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार ईदगाह की भाषा सरल होते हुए भावनाओं से भरपूर है। यह भाषा ग्रामीण जीवन, गरीबी की सच्चाई, मानवीय मूल्यों को सहज रूप से प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद की यही भाषा शैली कहानी को कलजयी और अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि ईदगाह कहानी की भाषा की विशेषताओं पर उदाहरण सहित विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमने ईदगाह कहानी में जो भाषा का प्रयोग हुआ था उसकी हमने यहाँ पर सभी विशेषताओं को देख लिया है। तो ये आपके पेपर कोड BHDE 143 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।